नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे हरित लेखांकन की। हमने हरित लेखांकन का अर्थ पढ़ा और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी टेबल पढ़ी। आज हम देखेंगे हरित लेखांकन के उद्देश्य क्या है। पहला जो उद्देश्य है वो है सभी पर्यावरण संबंधित प्रवाह और पारंपरिक खातों के स्टॉक को पृथक करना और विस्तारित करना या उनको वर्णित करना। पर्यावरण से संबंधित परिसंपत्तियों के सभी प्रवाह और स्टॉक का पृथक्करण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुल खर्च के आकलन को संभव बनाता है, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो खर्चा किया जाना है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इस पृथक्करण का एक और उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद के उस हिस्से की पहचान करना है जो आर्थिक विकास के नकारात्मक प्रभावों अर्थात रक्षात्मक व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक लागत को व्यक्त करता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का वह हिस्सा जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए या जो नुकसान हो रहा है उत्पादन से आर्थिक विकास की प्रक्रिया से जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसकी जानकारी हमें देता है। दूसरा उद्देश्य होता है मौद्रिक पर्यावरण खातों के साथ भौतिक संसाधन खातों को लिंक करना या उनको जोड़ना। तो भौतिक संसाधन खाते जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के कुल स्टॉक या भंडार और उनमें परिवर्तन को भी कवर करते हैं या शामिल करते हैं, भले ही वे संसाधन आर्थिक प्रणाली से प्रभावित हों अथवा नहीं हों। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन खाते सिया के मौद्रिक स्टॉक और प्रवाह खातों के भौतिक समकक्ष प्रदान करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो खाते होते हैं वो इनके मौद्रिक स्टॉक और प्रवाह खातों के भौतिक या फिजिकल जो हो काउंटर पार्ट्स प्रदान करते हैं, उनके बराबरी वाले अकाउंट्स देते हैं। तीसरा, पर्यावरण लागतें और लाभों का आकलन करना। तो सिया जो है लागत के संबंध में ऐसे अनेक का विस्तार और अनुपूरण करता है। पहला किस तरीके से, उत्पादन और अंतिम मांग में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या उनकी हास के बता करके। दूसरा है एक तरफ प्रदूषण के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट और उत्पादन है उपभोग और प्राकृतिक घटनाओं के दूसरे प्रभावों का अध्ययन करता है। इसी के साथ में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जो व्यय होता है उसका भी अध्ययन करता है। तो ये क्या करता है, दो तरीके से देखता है कि भाई पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है और उसको रोकने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है। फिर चौथा उद्देश्य है मूर्त धन के रख रखाव के लिए लेखांकन। तो सिया जो है पूंजी की अवधारणा में न केवल मानव निर्मित बल्कि प्राकृतिक पूंजी को भी शामिल करता है। इसमें पूंजी निर्माण को पर्यावरणीय संपत्तियों के उपभोग, उपयोग और खोज को शामिल करते हुए पूंजी संचय की एक व्यापक अवधारणा में तब्दील कर दिया जाता है। तो सिया के अंदर जो पूंजी है उसमें न केवल मानव निर्मित पूंजी को ही शामिल किया जाता है बल्कि प्राकृतिक पूंजी को भी शामिल किया जाता है। उससे व्यापक अवधारणा बन जाती है पूंजी की। पांचवा है पर्यावरणीय रूप से समायोजित उत्पाद और आय के संकेतकों का वर्णन और मापन। तो जो आय के संकेतक है, उत्पादन के संकेतक है, उनका पर्यावरणीय समायोजित स्वरूप प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास और पर्यावरण गुणवत्ता में बदलाव की लागतों पर विचार करते हुए संशोधित समष्टि आर्थिक समुच्चयों की गणना की हमारे को अनुमति देता है या गणना को संभव बनाता है, विशेष रूप से एक पर्यावरणीय रूप से समायोजित शुद्ध घरेलू उत्पाद या ईडीपी को। तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं अपन, ईडीपी या एनवायरमेंटली एडजस्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन लेखांकन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैलकुलेशन में क्या समस्याएं आती हैं। तो ग्रीन एनडीपी की गणना करने की सिया की जो विधि ऊपर चर्चा की गई है वो कई समस्याओं से घिरी हुई है, उसमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली है, सिया में व्यापक प्राकृतिक संसाधन लेखांकन शामिल नहीं होता है क्योंकि सिया के मुख्य खातों में क्षेत्रीय प्राकृतिक संसाधन खाते प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। तो रीजनल जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इन अकाउंट्स में जो है दिखाई नहीं देते हैं कैलकुलेशन में। तो व्यापक नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में व्यापक तौर पे इन अकाउंट्स में डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होता है। दूसरा होता है आर्थिक गतिविधियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और प्राकृतिक प्रवाह और परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। तो इसका जो टारगेट एरिया होता है स्टडी का वो करता है कि आर्थिक गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या प्राकृतिक संसाधनों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, आर्थिक गतिविधियों को वहाँ तक के सीमित रहता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में जो उतार चढ़ाव आ रहा है या उनकी क्वालिटी में उतार चढ़ाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता। सिया के लिए आवश्यक डेटा के प्रकार आवश्यक प्रारूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार डेटा की कमी सिया के मुख्य समस्याओं में से एक है। तो सिया के लिए जो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक डेटा होता है, रिक्वायर्ड डेटा होता है, वो उस फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होता है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, तो वो सभी देशों के लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है।
चौथी है, एक और समस्या पैदा हो जाती है जब पर्यावरण डेटा सिया की तैयारी के लिए मौजूदा राष्ट्रीय खातों के डेटा से सीधे जुड़े हुए होते हैं, तो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे या कनेक्टेड होंगे, तो उस स्थिति में उपयुक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रदूषण भार को निर्धारित किया जाना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि भाई अलग अलग एक्टिविटीज़ का पर्यावरण प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमें उसका वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की लागत पहले निर्धारित की जानी चाहिए। वो तभी की जा सकती है जब प्रदूषण के कारणों का स्पष्टता पता लग जाए कि ये प्रदूषण इस वजह से हो रहा है। लेकिन कई तरह के प्रदूषण जो है उनके प्रदूषण के कारण स्पष्ट नहीं है और उनमें एक से अधिक कारण होते हैं प्रदूषण के। तो पर्यावरण क्षति का कारण बनने वाले कारकों की संख्या अधिक होती है, तो उस स्थिति में जो पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान पहुंचाने वाला परसेंटेज है हर इंडस्ट्री का, वो निर्धारित करेंगे तो वो मनमाना होगा, आर्बिट्रेरी होगा। तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू किस तरीके से निकाली जाए, इसका कोई सटीक फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है। एक और समस्या तब उत्पन्न होती है जब पर्यावरण प्रदूषण के कुछ परिणाम लंबे समय के बाद दिखाई देते हैं। तो दूरगामी परिणाम होते हैं कई बार प्रदूषण के, शॉर्ट टर्म में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं, केवल तात्कालिक या शॉर्ट टर्म के जो अनुमान परिणाम होते हैं उनका अनुमान लगा लेते हैं, उनका लॉस का या लागत का अनुमान लगा लेते हैं, उसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसके लिए दीर्घकालीन दुष्परिणामों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन होता यूँ है कि दीर्घकालीन दुष्परिणामों का अनुमान लगाना असंभव हो जाता है, तो इसलिए केवल शॉर्ट टर्म परिणामों के आधार पर लिए गए नीतिगत निर्णय गलत होते हैं। नेक्स्ट है एनएसए द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाजार की कीमतों के विपरीत। सिया के अंदर कोई उचित मौद्रिक प्रणाली या मूल्य ज्ञात करने की प्रणाली उपलब्ध नहीं है और पर्यावरणीय समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के लिए अलग अलग मूल्यांकन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से जैसे कि रोकथाम और पुनर्स्थापना लागत और सर्वेक्षणों के आधार पर आकस्मिक मूल्यांकन विधियाँ होती हैं, इनका प्रयोग करते हुए कैलकुलेट किया जाता है। तो सिया में मुख्य रूप से सैद्धांतिक और मनमानी प्रणालियाँ हैं, इनका उपयोग जो है मूल्यांकन या मूल्य के लिए वैल्यूएशन के लिए यूज की जाने वाली जो मेथड्स हैं वो आर्बिट्रेरी हैं, तो वो ठीक नहीं मानी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिया में मौद्रिक संदर्भ में सभी पर्यावरणीय चर के मूल्य निर्धारण के निम्न परिणाम निकल के आते हैं, हमारे सामने क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो लेखा प्रणाली उन चरों तक सीमित होती है जिनका आसानी से मुद्रीकरण संभव हो सकता है, जिनको मोनेटाइजेशन या मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हीं चरों तक सीमित रहती है प्रणाली, जिससे लेखा प्रणाली की सीमा लिमिटेड हो जाती है। दूसरा होता है पर्यावरणीय चरणों के विमुद्रीकरण और केवल कुछ समुच्चय की उनके केंद्रीकरण के कारण सिया प्रणाली में भारी कमी आई है। तो बहुत सारे चर ऐसे होते हैं जिनको मौद्रीकृत नहीं किया जा सकता, तो उनकी वजह से जो हमारे एग्रीगेट्स निकलते हैं एनवायरमेंटली एडजस्टेड, उनकी संख्या भी सीमित हो जाती है, तो इनका प्रयोग जो है वो उतना लोकप्रिय नहीं है। अब हम देखते हैं कि यद्यपि जो सिया है वो एनएसए पे तुलना में ज्ञात करने में थोड़ा कठिन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी ये उसकी बजाय बेहतर है। जो पारंपरिक प्रणाली है हमारी नेशनल काउंटिंग की, उससे बेहतरीन मानी जाती है सिया की एनवायरमेंटल वाली। तो पारंपरिक राष्ट्रीय आय लेखांकन पूरी तरह से प्रदूषण निवारक व्यय को, यानी कि जो अपना पॉल्यूशन कंट्रोल पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको ध्यान में नहीं रखता है, लेकिन ग्रीन अकाउंटिंग जो है प्रदूषण निवारक व्यय और पर्यावरण प्रभाव अध्ययन पर भी विचार करता है कि भाई आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें प्रदूषण नियंत्रण पर कितना व्यय हो रहा है और उसका पर्यावरण प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों का अध्ययन करता है। इसी तरीके से परंपरागत राष्ट्रीय आय लेखांकन प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास यानी कि उनके डिप्लीशन और पर्यावरण के क्षरण को मापता नहीं है, उनको ध्यान में नहीं रखता है। लेकिन ग्रीन लेखांकन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास और पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव की लागतों पर विचार करता है। पारंपरिक राष्ट्रीय आय लेखांकन पूरी तरह से उन प्रकार के संसाधन व्यय की रिपोर्ट नहीं करता है, जिसको हम नीचे देख रहे हैं कि पर्यावरणीय वस्तुओं का उपभोग, जैसे कि समाप्य संसाधनों का कितनी मात्रा में उपभोग किया जा रहा है, कैसे उपभोग किया जा रहा है। दूसरा, पर्यावरणीय सेवाओं के परस्पर विरोधी उपयोग, जैसे कि उत्पादकों द्वारा उत्पादन में वातावरण का साधन के रूप में उपयोग किया जाना और उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग वस्तु के रूप में उपयोग किया जाना, तो ये परस्पर विरोधी उपयोग, उनका वो ध्यान नहीं देता है। दूसरी ओर जो ग्रीन अकाउंटिंग है वो लागत के संदर्भ में राष्ट्रीय खातों की पारंपरिक प्रणाली का विस्तार और अनुपूरण करता है, यानी कि इनको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो उत्पादन जो पहला किस तरीके से उत्पादन और अंतिम मांग में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उनकी वजह से जो ह्रास होता है उनके अंदर, उसको भी ध्यान में रखता है। दूसरी तरफ एक तरफ प्रदूषण के पर्यावरण परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय गुणवत्ता में परिवर्तन आता है, उसको भी ध्यान में देता है कि भाई उत्पादन जो हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, उससे पर्यावरण की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
इसके अलावा उत्पादन, उपभोग और प्राकृतिक घटनाओं के दूसरे प्रभाव जो पर्यावरण पर पड़ते हैं उनको भी ध्यान में रखता है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो व्यय किया जाता है उसको भी कैलकुलेशन में यूज करता है। तो इस तरीके से जो हमारा SEEA है सिया, वो NSA की तुलना में SNA की तुलना में बेहतर होता है। उम्मीद है आपको ये ग्रीन अकाउंटिंग वाला चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।